अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत मैं आज जिस शोध पद्धति अर्थात अनुसंधान पद्धति पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और वर्तमान में सभी प्रकार के अनुसंधान के लिए इस शोध पद्धति के प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान है। और अगर मैं ये कहूँ कि प्रत्येक अनुसंधानकर्ता इस शोध पद्धति के द्वारा अनुसंधान करता है या करना चाहता है तो भी कहना गलत नहीं होगा। इसका नाम है अनुभवजन्य अनुसंधान अर्थात आनुभविक अनुसंधान। आनुभविक अनुसंधान को अंग्रेजी में एम्पिरिकल रिसर्च कहते हैं। इस रिसर्च पद्धति की खास बात यह है कि इसमें अनुसंधानकर्ता के स्वयं के अनुभव इसमें सम्मिलित होते हैं और वह अपने अनुभव के आधार पर ही तथ्यों को संकलित करता है। तो आज हम आनुभविक अनुसंधान अर्थात अनुभवजन्य अनुसंधान या एम्पिरिकल रिसर्च मेथड के बारे में संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। So, as we know, empirical research is a very important type of research method which is adopted by most of the researchers all over the world. It does not matter what the discipline a researcher belongs to. He is willing to carry out his study through the empirical research method. Through this chart, I would like you to keep in your mind that there are four major aspects of empirical research. It begins with observation. The first step, I should say, is the observation. Observation gets the prime place in empirical research. Secondly, there comes induction. Thirdly, there comes deduction, then testing, and finally, evaluation. So, through this image, I have tried to let you know that there are five major steps, or say five major aspects of empirical research. They are observation, induction, deduction, testing of hypothesis, and then finally evaluation. So it's very important. अब हम बात करेंगे आनुभविक अनुसंधान के अर्थ के बारे में। इसका अर्थ क्या होता है? आनुभविक अनुसंधान अनुभवजन्य साक्ष्य का उपयोग करने से संबंधित अनुसंधान है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि एक अनुसंधानकर्ता आनुभविक अनुसंधान पद्धति का प्रयोग करता है तो वह स्वयं के अनुभवजन्य साक्ष्यों का उपयोग करता है। अर्थात पहले वो अपने अनुभव के आधार पर स्वयं को इन्वॉल्व करके तथ्य संकलित करता है और उन तथ्यों के आधार पर वह निष्कर्ष निकालता है। अनुभविक अनुसंधान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवलोकन या अनुभव के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका है। इसका यह तात्पर्य है कि यदि एक अनुसंधानकर्ता आनुभविक अनुसंधान पद्धति का प्रयोग करता है, इसकी सहायता से किसी भी घटना का अध्ययन करता है, तो वह अध्ययन क्षेत्र में जाकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा घटना का अध्ययन करता है और इस प्रकार से वह उस घटना के बारे में वह ज्ञान प्राप्त करता है। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि इसमें अनुसंधानकर्ता का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है। अनुभवजन्य साक्ष्य
किसी के प्रत्यक्ष टिप्पणियों या अनुभवों का रिकॉर्ड। अनुभव साक्ष्य से तात्पर्य है कि एक ऐसा रिकॉर्ड जिसमें किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष टिप्पणियां होती हैं या अनुभव होते हैं का विश्लेषण मात्रात्मक या गुणात्मक रूप से किया जाता है साक्ष्य में। तो जो एम्पिरिकल जो साक्ष्य हैं उनमें किसी भी व्यक्ति की प्रत्यक्ष टिप्पणियां, अनुभव का जो रिकॉर्ड है उसका विश्लेषण किया जाता है, और विश्लेषण के लिए मात्रात्मक या गुणात्मक किसी भी पद्धति का प्रयोग किया जा सकता है। एम्पिरिकल रिसर्च में शोधकर्ता साधन और इकाई के बीच परस्पर क्रिया का सटीक वर्णन करने का प्रयास करता है। साधन साधन का तात्पर्य है कि मानव इंद्रियां के कानों से क्या सुन रहा है, वो आंखों से क्या देख रहा है। तो जो साधन है उसके पास, उन साधनों और इकाई इकाई से तात्पर्य है कि जो सामने वाले लोग हैं जिनसे उन्हें तथ्य प्राप्त करना है, तो उनके बीच क्या क्रिया हो रही है, तो जो क्रिया हो रही है उसका सटीक वर्णन करने का प्रयास अनुभविक अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एम्पिरिकल रिसर्च अवलोकन और अनुभवों को कैप्चर करने पर आधारित है। अनुभवजन्य अनुसंधान ऐसा अनुसंधान है जहां अध्ययन के निष्कर्षों को कड़ाई से अनुभवजन्य साक्ष्य और सत्यापन योग्य साक्ष्य से प्राप्त किया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण अनुसंधान है, महत्वपूर्ण अनुसंधान पद्धति है, और इसमें अध्ययन के निष्कर्षों को कड़ाई से अनुभवजन्य साक्ष्य, अर्थात कि जो अनुसंधानकर्ता के स्वयं अनुभव से जो उत्पन्न साक्ष्य हैं, जो सत्यापन योग्य भी हैं, इन साक्ष्यों से निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार अनुभवजन्य साक्ष्य को मात्रात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान विधियों के उपयोग के द्वारा संकलित किया जाता है। वैसे भी हम जानते हैं कि एम्पिरिकल शब्द डाटा कलेक्शन से संदर्भित है। एम्पिरिकल का संबंध है डाटा कलेक्शन से, और डाटा कलेक्शन कब किया जाता है? ये अवलोकन के आधार पर या अनुभव के माध्यम से एकत्रित किए जाते हैं। इसकी प्रक्रिया हम देखें। इसकी प्रक्रिया के कुछ चरण हैं। मैंने कुछ महत्वपूर्ण चरणों को ही यहां सम्मिलित किया है। अनुभविक अनुसंधान का पहला चरण है अनुसंधान के उद्देश्यों को परिभाषित करना। यह आवश्यक है कि शोधकर्ता इस अध्ययन पद्धति के अंतर्गत, इस शोध पद्धति के अंतर्गत अनुसंधान के उद्देश्यों को स्पष्ट कर ले, परिभाषित कर ले कि आखिर वो किन उद्देश्यों को लेकर के अध्ययन कर रहा है। यह वह चरण है, यह वह महत्वपूर्ण चरण है जिसके अंतर्गत शोधकर्ता को सवालों के जवाब देने होते हैं, जैसे कि वास्तव में वो क्या जानना चाहता है, समस्या कथन क्या है, ज्ञान, डाटा, समय और संसाधनों की उपलब्धता सुगम तो है, इनमें कोई समस्या तो नहीं, शोध कितना खर्चीला होगा, उस पर कितना खर्चा होगा, और शोध से उसे क्या लाभ होंगे, क्या फायदे होंगे, इन सब प्रश्नों को वह जानना चाहता है पहले चरण के अंतर्गत। इसके बाद वो आगे बढ़ता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शोधकर्ता को अनुसंधान के लिए अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और आगे के कार्यों को करने की योजना स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि जब तक उद्देश्य स्पष्ट नहीं होंगे तब तक आगे की योजना भी प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सकती। इसका दूसरा चरण है सिद्धांतों और प्रासंगिक साहित्य का समर्थन। सिद्धांतों और प्रासंगिक साहित्य का समर्थन करने के लिए शोधकर्ता को यह पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या ऐसे सिद्धांत हैं जो उसकी शोध समस्या से जुड़े हो सकते हैं, अर्थात शोध करने से पहले
उसे संबंधित साहित्य का अध्ययन करना है। उसे यह पता लगाना होता है कि क्या कोई सिद्धांत उसके निष्कर्षों का समर्थन करने में मदद कर सकता है। सभी प्रकार के प्रासंगिक साहित्य शोधकर्ता को यह पता लगाने में मदद करते हैं कि क्या कुछ ऐसे अन्य लोग हैं जिन्होंने इस पर पहले शोध किया है, या इस शोध के दौरान क्या समस्याएं उनके पास आईं, उनके सामने आईं। शोधकर्ता को उन मान्यताओं को भी स्थापित करना होता है और यह भी पता लगाना होता है कि उसकी शोध समस्या के बारे में कोई इतिहास है या नहीं। संक्षेप में हम कहें कि दूसरे चरण के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता को संबंधित साहित्य का अध्ययन करना पड़ता है, जो अनुसंधानकर्ता को उस समस्या की पृष्ठभूमि से, उस समस्या के इतिहास से, उस समस्या से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं से, उनके बारे में किस किस प्रकार से अध्ययन किया गया, क्या निष्कर्ष निकाले गए, तो इस सबसे जो उपलब्ध साहित्य है या उपलब्ध साहित्य का अध्ययन है वो अनुसंधानकर्ता को परिचित कराता है। तीसरा इसका चरण है परिकल्पना का निर्माण, अर्थात फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, प्राकल्पना का निर्माण। हम सभी जानते हैं कि जब वास्तविक शोध की शुरुआत की जाती है या शोध की वास्तविक शुरुआत की जाती है, तो उस वास्तविक शुरुआत से पहले शोधकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह जो शोध किया जाना है, जिस विषय पर शोध किया जाना है, जिन लोगों पर शोध किया जाना है, जिस अध्ययन क्षेत्र पर शोध किया जाना है, उन सब के बारे में एक परिकल्पना वो निर्मित करे, एक पूर्व विचार अपने मन में लेकर के आए, जिससे कि वो अनुमान लगा सकता है कि संभावित परिणाम क्या होगा। शोधकर्ता का शोध की प्रक्रिया के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शोधकर्ता को चरों को स्थापित करना पड़ता है, अनुसंधान के लिए वातावरण तय करना पड़ता है और यह पता लगाना पड़ता है कि चर के बीच कैसे संबंध हो सकते हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, उनके बीच क्या संबंध है, तो इस संबंध की समीक्षा करना ही अनुसंधानकर्ता का प्रमुख रोल होता है। तो उसे इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। शोधकर्ता को माप की इकाइयों का भी परिभाषित करने की आवश्यकता होती है, त्रुटियों के लिए सहन करने योग्य डिग्री, और यह पता लगाना होता है कि चुना गया माप दूसरों द्वारा स्वीकार्य होगा या नहीं। तात्पर्य है कि उसे अनुसंधान क्षेत्र, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टडी एरिया, टूल्स, टेक्निक्स, सैम्पलिंग मेथड, इन सब के बारे में उसे बहुत गंभीरता से उसे चिंतन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर यहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही होती है तो ऐसी स्थिति में शोध के दोषपूर्ण होने की संभावना पूरी पूरी रहती है। चौथा इसका चरण है कार्यप्रणाली, अर्थात मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, शोध पद्धति, अनुसंधान डिजाइन और डाटा संग्रह। इस चरण में शोधकर्ता को अपने शोध के संचालन के लिए एक रणनीति तैयार करनी पड़ती है कि वो किस प्रकार शोध करेगा। उसे डाटा एकत्रित करने के लिए प्रयोगों को स्थापित करना होगा। शोधकर्ता ही यह तय करता है कि अनुसंधान के संचालन के लिए उसे प्रयोगात्मक या गैर प्रयोगात्मक विधि की आवश्यकता होगी या नहीं। जिस प्रकार का अध्ययन का विषय है, तो अनुसंधानकर्ता पर ही यह निर्भर करता है कि क्या उसे अनुसंधान के लिए एक्सपेरिमेंटल या नॉन एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च मेथड्स हैं, उनमें से किस प्रकार के मेथड को उसे अपनाना चाहिए। जिस क्षेत्र में अनुसंधान किया जा रहा है उसके आधार पर अनुसंधान डिजाइन का प्रकार अलग अलग होता है। तात्पर्य है कि प्रत्येक अनुसंधान की जो डिजाइन है, रिसर्च डिजाइन है, वो एक जैसी नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। शोधकर्ता को
अपने लिए ऐसे मापदंडों का पता लगाना होता है जो अनुसंधान डिजाइन की वैधता को प्रभावित करें। अनुसंधान डिजाइन शोध प्ररचना वैध होनी चाहिए, लेजिटिमेट होनी चाहिए, हर एंगल से सही होनी चाहिए। तो अनुसंधानकर्ता को अपने लिए ऐसे स्टैंडर्ड्स स्वयं बनाने चाहिए, उसे ऐसे स्टैंडर्ड्स पता लगाने चाहिए जो उसकी रिसर्च डिजाइन को प्रभावित ना करें नकारात्मक रूप से, और जिसके आधार पर किया गया अनुसंधान पूरी तरह से वैलिड हो। अनुसंधान प्रश्न के आधार पर उपयुक्त नमूने चुनकर डाटा संग्रह करने की आवश्यकता होती है। अनुसंधान को अंजाम देने के लिए उसे कई नमूनी तकनीकों में से एक का उपयोग करना पड़ता है, और एक बार डाटा संग्रह जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद शोधकर्ता के पास अनुभवजन्य डाटा होता है जिसका विश्लेषण उसे करना पड़ता है। पांचवा जो इसका चरण है वो डाटा विश्लेषण, डाटा एनालिसिस और परिणाम। डाटा विश्लेषण दो तरीकों से होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक रूप में। शोधकर्ता को यह पता लगाने की आवश्यकता होती है कि गुणात्मक विधि या मात्रात्मक विधि की आवश्यकता उसे होती है, दोनों में से एक विधि का प्रयोग करना है उसको, अथवा वह दोनों को मिलाकर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही विधियों का प्रयोग कर सकता है। तो ये उसकी इच्छा या जो उसकी रिसर्च डिजाइन है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की विधि का प्रयोग करने वाला है। अपने डाटा के विश्लेषण के आधार पर उसे यह पता चलेगा कि उसकी परिकल्पना का समर्थन किया गया है या खारिज कर दिया गया है। जैसा हम जानते हैं कि परिकल्पना अर्थात प्राकल्पना, हाइपोथेसिस रिसर्च का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। जो पूर्व अनुमान अनुसंधान से पहले लगाए जाते हैं उन पूर्व अनुमानों का परीक्षण किया जाता है और फिर यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि जो वो सोच के चला था, जिन अनुमानों को लेकर चला था, उनमें से कितना सही निकला, कितना गलत निकला। इस डाटा का विश्लेषण उसकी परिकल्पना का समर्थन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अंतिम निष्कर्ष, तो जब अनुसंधान पूरा हो जाता है तो उसमें निष्कर्ष निकाले जाते हैं और शोध के निष्कर्षों के साथ एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। शोधकर्ता इस रिपोर्ट में अपने शोध का समर्थन करने वाले सिद्धांतों का संदर्भ दे सकता है और उस साहित्य का भी संदर्भ दे सकता है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि अनुसंधानकर्ता ने जो भी शोध कार्य किया है, जिस तरीके से किया है, वो सही है। इतना इसके अलावा वह जिस विषय पर अध्ययन किया गया है उस विषय पर या उस विषय से संबंधित शोध के लिए सुझाव देता है और सिफारिशें करता है, या कहना चाहिए कि सुझाव दे सकता है और सिफारिशें कर सकता है। तो इस प्रकार हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि अनुभविक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण विधि है, एक प्रकार है जिसके अंतर्गत अनुभवजन्य तथ्यों के आधार पर, अनुभवजन्य जिसमें कि अनुसंधानकर्ता का अवलोकन भी सम्मिलित होता है, उसके आधार पर अनुसंधान किया जाता है, घटना का अध्ययन किया जाता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि इस अनुसंधान विधि के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता पूरे समय सक्रिय रहता है और सक्रिय रहकर वह निष्पक्ष अध्ययन करता है और इसके साथ ही फिर वह सकारात्मक परिणाम या जो चाहे गए जो परिणाम हैं, जो सही परिणाम होना चाहिए, उन परिणामों को वो प्राप्त करता है।